सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का स्वाध्याय देखते हैं कि स्वाध्याय में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके उत्तर किस प्रकार लिखने आवश्यक होते हैं, जो उसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें से स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला है रिश्ते। तो देखो, रामस्वरूप और उमा, इनका रिश्ता पिता और पुत्री का। रामस्वरूप और प्रेमा, इनका रिश्ता पति और पत्नी का। रतन और रामस्वरूप, इनका रिश्ता नौकर और मालिक का। शंकर और गोपाल प्रसाद, इनका रिश्ता पुत्र और पिता का है। व्यावसायिक शिक्षा के नाम, यानी इस एकांकी में आए हुए व्यावसायिक शिक्षा के नाम यहाँ पर लिखने आवश्यक होते हैं। तो इसका उत्तर है वकील और मेडिकल यानी डॉक्टर। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के प्रयुक्त वाद्यों के नाम, यानी इस एकांकी में प्रयुक्त हुए वाद्यों के नाम हमें यहाँ पर लिखने आवश्यक होते हैं। इसका उत्तर है हारमोनियम और सितार। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो, यानी बहू के बारे में गोपाल प्रसाद जी के विचार यहाँ पर लिखने हैं। इसका उत्तर है खूबसूरत होनी चाहिए, सिलाई पुलाई जानती हो, पढ़ी लिखी अधिक न हो और चश्मा न पहनती हो। अगला प्रश्न है, कारण लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, बाप बेटे चौंक उठे। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि उमा के चेहरे पर उन्होंने सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा। दूसरा प्रश्न है, उमा को चश्मा लगा। उत्तर है, पिछले महीने में उमा की आंखें दुखने लगी थी। इसी में से तीसरा प्रश्न है, रामस्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। तो इसका उत्तर है, गोपाल प्रसाद और शंकर को दिखाना चाहते थे कि उनकी उमा लड़की हारमोनियम बजाना जानती है। चौथा प्रश्न है, उमा को गुस्सा आया। इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, पेंटिंग, सिलाई पुलाई और पढ़ाई के बारे में एक के बाद एक सवाल कर रहे थे। अगला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। इसमें से पहला प्रश्न पूछा गया है, कृदंत बनाइए। तो प्रश्न है पढ़ना, इसका उत्तर है पढ़ाकू। दूसरा शब्द है समझना, उत्तर है समझदार। तीसरा शब्द है सीना, उत्तर है सीने वाला। चौथा शब्द है चाहना और उत्तर है चाहत। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। जैसे प्रश्न है इसमें से पढ़े, सभा, पेंटिंग, सीधा, ये प्रश्न है। तो किस तरह से लिखना आवश्यक होता है? पढ़े लिखे, सभा सोसाइटी, पेंटिंग वेंटिंग और सीधा साधा, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, उमा की विशेषताएं लिखिए और इस प्रश्न का उत्तर है सितार और बाजा बजाती है, चेहरे पर छवि है, अच्छा गा लेती है और पेंटिंग और सिलाई करती है। ये उमा की विशेषताएं हैं।
अगला प्रश्न है एकांकी के प्रमुख पात्र, यानी इस एकांकी में आए हुए पात्रों के नाम हमें यहाँ पर लिखने आवश्यक होते हैं। तो उत्तर है रामस्वरूप, प्रेमा, रतन, शंकर, उमा और गोपाल प्रसाद आदि एकांकी के प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है पठनीय में से। प्रश्न है पाठ में आए अंग्रेजी शब्द पढ़िए और शब्दकोश की सहायता से उनका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस एकांकी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होते हैं, वही इस एकांकी में प्रयुक्त हुए हैं। तो आइए देखते हैं वो शब्द। अंग्रेजी शब्द है टैक्स, जिसको हिंदी में कर कहते हैं। दूसरा अंग्रेजी शब्द है पेंटिंग, उसका हिंदी में अर्थ है चित्रकारी। तीसरा शब्द है हॉस्टल, उसका हिंदी में अर्थ है छात्रावास। चौथा शब्द है मैट्रिक, उसका हिंदी में अर्थ है 10वीं कक्षा। अगला शब्द है मेडिकल कॉलेज, जिसे हिंदी में चिकित्सा महाविद्यालय कहते हैं। अगला शब्द अंग्रेजी है वीकेंड, जिसे हिंदी में सप्तांत कहते हैं। अगला अंग्रेजी शब्द है मार्जिन, जिसे हिंदी में हाशिया या गुंजाइश कहते हैं। अगला अंग्रेजी शब्द है बिजनेस, जिसे हिंदी में व्यवसाय कहते हैं। अगला प्रश्न है संभाषणीय में से। प्रश्न है दहेज एक अभिशाप विषय पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली धन, संपत्ति और सामान इत्यादि को दहेज कहा जाता है। वर पक्ष विवाह तय करने से पूर्व ही कन्या पक्ष से दहेज में दी जाने वाली राशि एवं सामान के विषय में मांग करता है और मिलने का आश्वासन प्राप्त होने पर ही विवाह पक्का होता है। इस प्रकार लड़कियों को सुखी रखने की भावना से लड़के वालों को खुश करने के लिए लड़की के माता पिता द्वारा दहेज दिया जाता है। प्राचीन काल से ही इस प्रथा का चलन है। हमारे यहाँ भारत में कन्यादान को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है। प्राचीन काल में आशीर्वाद स्वरूप माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को वस्त्र, गहने एवं उसकी नई घर गृहस्थी का कुछ सामान भेंट करते थे। लेकिन वर्तमान युग में दहेज प्रथा एक सामाजिक प्रथा के रूप में अभिशाप बन गई है। दहेज देने की होड़ में लड़की के माता पिता कर्जदार होकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। वहीं लड़के वाले लालच में आकर अधिक दहेज के लिए नवविवाहिता को तंग करते हैं अथवा जलाकर मारने जैसा घृणित कार्य भी करते हैं। कई बार लड़की यह सब ताने और अत्याचार नहीं सह पाती तो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है या तलाक के लिए मजबूर हो जाती है। दहेज एक सामाजिक कोड है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देना होगा, उनको शिक्षित करना होगा। सरकार ने दहेज का लेना और देना दोनों को अपराध घोषित किया है। तो ये इस प्रकार इसका उत्तर लिखना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है भाषा बिंदु में से। भाषा बिंदु में प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अव्ययों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर लिखिए।
तो इसका पहला प्रश्न है, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो इसमें हमें क्या करना है, जो अव्यय शब्द आया है उसको रेखांकित करना है और अव्यय का भेद आगे हमें लिखना है। तो इस वाक्य में आया हुआ अव्यय शब्द है के सामने और इसका अव्यय भेद है संबंध बोधक अव्यय। दूसरा वाक्य है, वह उठा और घर चला गया। इसमें अव्यय शब्द है और इसका अव्यय भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा वाक्य है, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो इसमें अरे यह अव्यय शब्द है और ये भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। चौथा वाक्य है, वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो इसमें अव्यय शब्द है आगे और इसका भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। पांचवा वाक्य है, उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो इसमें अव्यय शब्द है धीरे धीरे और अव्यय भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। अगला वाक्य है, मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। तो इसमें अव्यय शब्द है आज और अव्यय भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। अगला वाक्य है, वाह वाह खूब सोचा आपने। तो इसमें वाह वाह यह अव्यय शब्द है और इसका अव्यय भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला वाक्य है, चाची माँ के पास चली गई। तो इसमें अव्यय शब्द है के पास और इसका अव्यय भेद है संबंध सूचक अव्यय। तो भाषा बिंदु में दूसरा प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटिए और उनसे वाक्य बनाकर लिखिए। तो हमें अव्यय पाठ में से ढूंढने हैं और उसका वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें पहला प्रश्न है क्रिया विशेषण अव्यय। तो पाठ में से हमें 2 क्रिया विशेषण अव्यय ढूंढने हैं और उसके 2 वाक्य तैयार करने हैं। जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय है धीरे धीरे और दूसरा है जल्दी। इसके वाक्य है, धीरे धीरे बारिश होने लगी। दूसरा वाक्य, तुम जल्दी से घर आओ। तो इस प्रकार हमें पाठ में से शब्द ढूंढकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना होता है। दूसरा प्रश्न है संबंध सूचक अव्यय। तो संबंध सूचक अव्यय है के पास और के साथ। वाक्य है, पेड़ नदी के पास है और मैं मेरी माँ के साथ गांव गई। तो ये इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय है कि और दूसरा है और। वाक्य है, टीचर ने कहा था कि आज पूरी पढ़ाई करो। दूसरा वाक्य है, मैं और मेरी सहेली पढ़ाई करने बैठे। अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय है वो और हाँ हाँ हाँ। वाक्य है, पेड़ नदी के पास है। तो यहाँ पर ओह शब्द का प्रयोग होना चाहिए। देखो, ओह पेड़ नदी के पास है। दूसरा है आइए विराजिए। तो पहले वाक्य में ओह पेड़ नदी के पास है और दूसरा है आइए विराजिए। इस प्रकार वाक्य बनते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे आकृति में दिए हुए अव्ययों के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इस प्रकार प्रश्न दिया गया है और प्रश्न में
ये अव्यय शब्द दिए हैं। काश, बाद, बल्कि, यदि, तो, वाह, के अलावा, के लिए, क्योंकि, हाय, प्रायः, और, के पास, इसलिए, की तरफ, कारण, अच्छा, नहीं तो ये सारे अव्यय शब्द है। तो हमें क्या करना है, अव्ययों के भेद पहचानना है और उनका अर्थपूर्ण स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो पहला शब्द है काश। काश ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाक्य है, काश हम भी गोवा घूमने जाते। दूसरा शब्द है बाद। ये क्रिया विशेषण अव्यय है और वाक्य है, अशोक के बाद तुम्हारा नंबर है। अगला शब्द है बल्कि। यह समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य है, सुमित 8वीं नहीं बल्कि 9वीं कक्षा में है। अगला शब्द है यदि तो। ये संबंध बोधक अव्यय है। इसका वाक्य है, यदि हम मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। अगला शब्द है वाह। ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाक्य है, वाह क्या बात है। अगला शब्द है के अलावा। ये संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य है, अजय के अलावा सभी को किताबें मिली। इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग करना आवश्यक होता है। अगला शब्द है के लिए। यह संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य है, मैं किताबें लाने के लिए दुकान गई। अगला शब्द है क्योंकि। ए समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य है, वह आगे की पढ़ाई कर न सका क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। अगला शब्द है हाय। ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाक्य है, हाय बेचारे रामू का सिर चकरा गया। अगला शब्द है प्रायः। ए क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य है, वह प्रायः विद्यालय समय पर नहीं आता। अगला शब्द है और। यह समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य है, बादल गरजते हैं और बारिश होती है। अगला शब्द है के पास। ए संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य है, मीना के पास हिंदी की किताब है। अगला शब्द है इसलिए। ए समुच्चय बोधक अव्यय है। बारिश हो रही थी इसलिए मैं बाहर खेलने नहीं गई। अगला शब्द है की तरफ। ए संबंध बोधक अव्यय है। वाक्य है, आयशा स्कूल की तरफ भागी। अगला शब्द है कारण। एक क्रिया विशेषण अव्यय है। वाक्य है, बारिश के कारण मैं स्कूल नहीं गई। अगला शब्द है अच्छा। ए विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाक्य है, अच्छा तुमने भी खेल में भाग लिया। अगला शब्द है नहीं तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है और वाक्य है, तुम यहाँ आओ नहीं तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। तो ये शब्द अव्यय शब्द जो है वह यहीं पर समाप्त होते हैं। तो हमारा जो स्वाध्याय है रीढ़ की हड्डी, ये यहीं पर समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।